हेलो फ्रेंड्स। आज की डेट में कहीं भी एडमिशन लेने से पहले आप अपने देश की या स्टेट की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट तो जरूर गूगल करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुला था? वह शायद काफी लोगों की तरह आपको भी यही लग रहा हो कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय अमेरिका या ब्रिटेन जैसे विकसित देश में रहा होगा, लेकिन सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में खोली गई थी। उसका नाम था तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। और इसके बाद दूसरा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। आज की वीडियो में हम आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। अगर आप तक्षशिला यूनिवर्सिटी का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हैं, आज की डेट में जब भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट सामने आती है तो भारत का नाम उसमें कहीं भी नहीं होता। हमारा देश क्वालिटी एजुकेशन के मामले में दुनिया के सभी देशों से कहीं पीछे है, और इसीलिए बहुत से लोगों को लगता है कि एजुकेशन के मामले में भारत का इतिहास भी ऐसा ही रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। भारत शुरू से एजुकेशन के मामले में इतना पीछे नहीं था। अगर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया गया होता तो आज इटली की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी कहीं ज्यादा चर्चित और दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय होता। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा नाम का शहर है। यहीं पर स्थित था नालंदा विश्वविद्यालय। इसके जले हुए खंडहर को आप आज भी देख सकते हैं। इस प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के समय कुमार गुप्त नाम के शख्स ने की थी। आपको बता दें कि नालंदा यूनिवर्सिटी को 3 बार नष्ट किया गया, जिसमें 2 बार इसे रिबिल्ड करने की कोशिश की गई थी। यहां इतनी किताबें रखी थीं जिन्हें गिन पाना आसान नहीं था। यह हर विषय की किताबें विश्वविद्यालय में मौजूद थीं। बिहार तो बौद्ध धर्म का गढ़ था। इस गढ़ को ढाने के लिए एक तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी को भेजा गया था। यह भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। यहां बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहां धर्म ही नहीं, राजनीतिक शिक्षा, इतिहास, ज्योतिष और विज्ञान की शिक्षा भी दी जाती थी। इसकी स्थापना सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 413 से 555 ईस्वी में की थी। इस विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों का भी पूरा सहयोग और संरक्षण मिला। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार 470 ईस्वी में गुप्त सम्राट नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें 80 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध प्रतिमा को स्थापित करवाया गया था। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसको संरक्षित करने की पूरी कोशिश की, और इसमें सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। इस विश्वविद्यालय को विदेशों से भी अनुदान मिलता रहता था। नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा शिक्षण संस्थान था जिसमें स्टूडेंट से पढ़ाई का खर्च नहीं लिया जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ पर आवास, भोजन आदि का किसी भी तरह का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। तो फिर आपको लग रहा होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलता कैसे था। असल में नालंदा यूनिवर्सिटी का खर्च राजाओं और धनी सेठों द्वारा दिए गए दान से चलता था। करीब 200 गांव से इस यूनिवर्सिटी को अनुदान मिलता था, यानी बड़े बड़े राजा और धनी सेठ इसके ट्रस्टी होते थे। क्योंकि यह शिक्षण संस्थान बौद्ध धर्म से जुड़ा था, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि यहाँ सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी शिक्षा दी जाती रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर जैन और हिंदू धर्म से जुड़ी शिक्षा भी दी जाती थी। साथ ही यहाँ पर वेद, विज्ञान, साहित्य, ज्योतिष, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र और चिकित्सा के पाठ्यक्रम भी पढ़ाए जाते थे। इससे पता चलता है कि बौद्ध शासन के होने के बावजूद अन्य धर्म के अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं किया गया था। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि कला के मामले में भी नालंदा विश्वविद्यालय एक बेजोड़ नमूना था। मगर इसके कैंपस की बात करें तो इसके कैंपस के चारों ओर विशाल दीवार थी। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी। मीणा अभी तक खुदाई में 13 मठ मिले हैं। मठ 1 से अधिक मंजिल के होते थे। मठों के सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे, जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्तियां स्थापित थीं। इसके अलावा 300 बड़े बड़े कमरे थे, जिनमें लेक्चर्स हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें थीं। जैन ग्रंथ सूत्र कृतांग में नालंदा के हस्तियों का नाम सुंदर उद्यान के रूप में वर्णित है।
यह दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसके पीठ पर 10,000 स्टूडेंट्स और करीब 2,000 टीचर थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। 7वीं सदी में ह्वेनसांग के समय इस विश्वविद्यालय के प्रमुख शीलभद्र थे, जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी एक समय यहाँ के कुलपति रहे थे। इस विश्वविद्यालय में केवल भारत ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, फारस, तुर्की और ग्रीस से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य ज्ञान का प्रचार भी किया करते थे। इतनी सुविधाएं प्रोवाइड कराने वाली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी कोई छोटी बात नहीं थी। यहां सिर्फ उच्च कोटि के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता था, और यह एडमिशन के लिए बाकायदा एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी का यह एंट्रेंस एग्जाम कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं था, बल्कि 3 लेवल का एक ऐसा एग्जाम होता था जिसे पास करना काफी कठिन था। नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी भी काफी रिसर्च थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह लाइब्रेरी 1-2 नहीं, बल्कि 9 मंजिला इमारत थी। इसके 3 भाग थे, जिन्हें रक्तरंजक, प्रतिरोधी और रत्नासागर कहा जाता था। यहां पर धर्मगंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। आश्चर्य की बात यह है कि इस कमाल की एजुकेशनल और रिसर्च यूनिवर्सिटी को धार्मिक मतभेदों के कारण नष्ट कर दिया गया था। 1411 सदी तक इस विश्वविद्यालय की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति रही थी, लेकिन इख्तियार उद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नामक एक मुस्लिम तुर्क लुटेरे ने 1199 में इसे जलाकर नष्ट कर दिया। इस कांड में हजारों दुर्लभ पुस्तकें जलकर राख हो गईं, महत्वपूर्ण दस्तावेज नष्ट हो गए। कहा जाता है कि यहाँ इतनी किताबें और डॉक्यूमेंट थीं कि आग लगाने के लगभग 3 महीने बाद तक यह यूनिवर्सिटी जलती रही थी। कई अध्यापकों और बौद्ध भिक्षुओं ने अपने कपड़ों में छुपाकर कई दुर्लभ पांडुलिपियों को बचाने की कोशिश की और उन्हें तिब्बत ले गए। बाद में इन्हीं ज्ञाननिधियों ने तिब्बत क्षेत्र को बौद्ध धर्म और ज्ञान के सबसे बड़े केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया। आश्चर्य की बात यह है कि बख्तियार खिलजी सिर्फ 200 घुड़सवारों के साथ आया था, जबकि इस विश्वविद्यालय में 10,000 से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। निहत्थे और अहिंसक बौद्ध भिक्षुओं ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस विद्यालय को सुरक्षा की जरूरत भी होगी। खिलजी ने विश्वविद्यालय के आसपास रह रहे बौद्धों, अनेक धर्माचार्यों और बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, और उसने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्ल कर दिया गया और हजारों बौद्ध भिक्षु श्रीलंका और नेपाल भाग गए। खिलजी ने बिहार में चुन चुनकर सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया और लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। इस हमले का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म का अस्तित्व नष्ट करके इस्लाम को स्थापित करना था। इसीलिए इस्लामी चरमपंथियों ने गया और नालंदा को अपने हमले के लिए चुना। यह सचमुच एक ऐसा ज्ञान का सागर था जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता था। धार्मिक मतभेदों की बलि चढ़ गया यह ज्ञान का संसार। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट नहीं किया गया होता तो यहां पर जो दस्तावेज और ज्ञान था वह आज के समय में काफी काम आ सकता था। इसके अलावा इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था। अध्यापकों के साथ साथ छात्र भी हर मामले पर अपनी राय देते थे, यानी यहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।